तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर। द फर्स्ट वन इज एटियोलॉजी। एटियोलॉजी इस्तेमाल होगा काउजेज ऑफ डिजीजेस के लिए। एक स्पेसिफिक टर्म दिया गया है जिसको हम लोग एटियोलॉजी बोलते हैं। जैसे हम लोग मोड ऑफ ट्रांसमिशन लास्ट वीडियो में देखे थे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, कोई बीमारी फैलता कैसे है, तो जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ये बेसिकली कहलाता है एपिडेमियोलॉजी। उसी तरीके से काउज ऑफ डिजीज जो है वो कहलाता है एटियोलॉजी। अब देर आर 5 प्राइमरी काउजेस, तो देर आर 5 प्राइमरी काउजेस। इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल काउजेटिव एजेंट्स। तो हम लोग बेसिकली 5 जो प्राइमरी काउज देखेंगे वो देखेंगे कि डिजीज किससे होता है। तो एटियोलॉजी के 5 प्राइमरी काउजेस जो हैं उनमें से फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल काउजेटिव एजेंट्स, जिसको हम लोग पैथोजेंस भी बोलते हैं, जिसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। दीज आर बैक्टीरियाज, दिस इज बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंजाई या फंगी, हेलमेंट्स एंड प्रोटोजोन्स। तो ये कुछ पैथोजेंस का कैटेगरी है जिसको हम लोग बायोलॉजिकल काउजेटिव एजेंट्स और 5 प्राइमरी काउज में फर्स्ट काउज हम लोग मानते हैं। द सेकेंड वन इज फिजिकल एजेंट्स। अब फिजिकल एजेंट्स में एक तो बायोलॉजिकल हो गया, दूसरा फिजिकल एजेंट जो होगा उसमें से कुछ फिजिकल कंडीशंस हैं जिनके कारण कुछ डिजीजेज होते हैं, कुछ एबनॉर्मेलिटी होता है। जैसे हीट हो गया, हीट के कारण हम लोग देखते हैं सन या हीट स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, एक्सेसिव हीट के कारण। दूसरा साउंड हो गया, रेडिएशन हो गया। तो ये कुछ रीजन्स है, फिजिकल एजेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं जिनके कारण डिजीज़ या एबनॉर्मलिटी बॉडी में हो सकता है। या कोल्ड, तो अगर एक्सट्रीम कोल्ड हमारा बॉडी एक्सट्रीम कोल्ड के कॉन्टैक्ट में आता है तो उस कंडीशन को हम लोग फ्रॉस्ट बाइट भी कहते हैं। ना द थर्ड एजेंट और थर्ड काउज इज केमिकल एजेंट्स। तो कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर में डिजीज या एबनॉर्मेलिटी काउज करने का काम करते हैं। तो दिस केमिकल एजेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज एंडोजेनस। तो एंडोजेनस यानी कि हमारा बॉडी के अंदर बनने वाला, तो केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग डिजीजेस आर एंडोजेनस केमिकल एजेंट्स। दीज आर फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी। जैसे एक तो एंडोजेनस हो गया, पहले ये देख लेते हैं, दूसरा हो जाएगा एक्सोजेनस। तो कुछ केमिकल्स जो हैं वो बॉडी से बाहर होते हैं और हमारे शरीर के लिए, बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं और वो एबनॉर्मेलिटी काउज कर सकते हैं, डिजीज काउज कर सकते हैं। तो एक्सोजेनस आर बेसिकली दीज आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। तो अगर एंडोजेनस का कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखें तो एंडोजेनस कौन कौन से केमिकल्स हमारा बॉडी खुद बना रहा है या हमारा बॉडी के अंदर बन रहा है जो डिजीज़ काउज कर सकता है। तो जैसे एक कुछ एग्जांपल लेते हैं, लाइक अगर हमारा बॉडी में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगा तो भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है। यूरिया का हाइपर सिक्रेशन हुआ तो यूरेमिया काउज करता है, यूरेमिया, उस कंडीशन को यूरेमिया बोलते हैं। दिस इज़ एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। एंड कुछ हार्मोन्स जो है अगर उसका हाइपर या हाइपो सिक्रेशन, मतलब अगर कम सिक्रेशन हुआ तो उसको हम लोग हाइपो सिक्रेशन बोलते हैं, हाइपो का मतलब कम होता है, और ज़्यादा सिक्रेशन हुआ तो उसको हम लोग हाइपर भी बोलते हैं। लाइक इंसुलिन अगर नहीं बन रहा है, हाइपो सिक्रेशन होने लगा तो डायबिटीज़ टाइप 2, ब्लड शुगर लेवल ऊपर जाना। हाइपर वाले में देखते हैं जैसे थायरोक्सिन का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है तो हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म। तो बेसिकली हार्मोन्स अगर एक्सेस में बन रहा है तो भी डिजीज़ वाला कंडीशन है, कम में बन रहा है तो भी डिजीज़ वाला कंडीशन है, एबनॉर्मल कंडीशन है। तो इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स बन रहे हैं जिनका एक्सेस सिक्रेशन या हाइपो सिक्रेशन या हाइपर, हाइपो का मतलब कम, हाइपर का मतलब ज़्यादा, दोनों कंडीशन हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। ना एक्सोजेनस जो केमिकल एजेंट्स हैं उसमें बहुत सारे हो सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जनरली हम लोग देखते हैं फ्यूम्स के रूप में। अब ये फ्यूम्स जैसे सपोज कोई स्मोक कर रहा है, जो स्मोक कर रहा है तो उसमें से जो धुआं निकल रहा है, स्मोक जो एक्चुअली निकल रहा है वो उसके लिए भी हानिकारक है क्योंकि उसके बॉडी के अंदर जा रहा है, और जो बाहर उसके आसपास कुछ लोग होंगे उनके शरीर में, उनके बॉडी में भी वो लोग भी इनहेल करेंगे तो उनके बॉडी में जाएगा तो उनके लिए भी हानिकारक होगा, कार्सिनोजेनिक होगा। तो बेसिकली फ्यूम्स जो है वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, एक्सोजेनस केमिकल एजेंट्स के कैटेगरी में। द फोर्थ काउज न्यूट्रिटिव एजेंट और एजेंट्स, सपोज लाइक
हमारा बॉडी में जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं दैट आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, तो अगर इनका कमी हो गया, इनका डेफिशिएंसी हो गया, तो उसके कारण जो डिजीज़ हो रहा है, एबनॉर्मेलिटी हो रहा है, वो बेसिकली इस कैटेगरी में आएंगे। तो कुछ एजेंट्स, न्यूट्रिटिव एजेंट्स हैं, जैसे हाइपो एंड हाइपर सिक्रीशन ऑफ, हाइपो मतलब कम, सिक्रीशन कह सकते हैं, इंटेक, सॉरी सिक्रीशन नहीं, इंटेक। तो हाइपो इंटेक या हाइपर इंटेक, ज़्यादा लेना या कम लेना किसका, तो कार्बोहाइड्रेट का या प्रोटीन का या फैट्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विटामिन्स, मिनरल्स। तो ये सारे कहलाएंगे न्यूट्रिटिव एजेंट्स। एंड द फिफ्थ वन इज मैकेनिकल एजेंट्स। मैकेनिकल एजेंट्स, तो मैकेनिकल एजेंट्स में हम लोग मेनली बेसिकली देखेंगे इंजरीज। तो जब इंजरी होता है तो वो भी एक तरह का डिजीज़ या इल कंडीशन, या कह सकते हैं नॉर्मल कंडीशन होता है हमारा बॉडी या बॉडी पार्ट्स के लिए। तो कुछ इंजरीज हो गया, या डिसलोकेशन हो गया, या मसल पुल हो गया, स्प्रेन हो गया, लिगामेंट पुल हो गया, तो इस तरीके का जो कंडीशन है जिसमें हमारा बॉडी पार्ट्स मैकेनिकली डिस्टर्ब होता है, इंजर्ड होता है, तो ये एक्चुअली मैकेनिकल एजेंट्स के कैटेगरी में आता है। तो एटियोलॉजी में हम लोग 5 प्राइमरी काउज देखे डिजीज़ का। द फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल, द सेकेंड वन इज फिजिकल, थर्ड वन इज केमिकल एजेंट्स, फोर्थ न्यूट्रिटिव एजेंट्स, एंड फिफ्थ वन इज मैकेनिकल एजेंट्स। Now, we will see a few more terms commonly used in this chapter that are prophylaxis. ये हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं, बट हम लोग अगेन इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। एक तो प्रोफाइलैक्सिस देखेंगे और दूसरा देखेंगे हम लोग ट्रीटमेंट। तो प्रोफाइलैक्सिस बेसिकली होता है प्रिवेंटिव मेजर्स। जैसे हम लोग बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो जो प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग रोकथाम का जो मेजर्स या रोकथाम का जो तरीका अपनाते हैं किसी बीमारी को से बचने का, वो कहलाता है प्रोफाइलैक्सिस, यानी प्रिवेंटिव मेजर्स। तो हमको डिजीज़ ना हो इसके लिए जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाएंगे उसके लिए एक स्पेशल टर्म दिया गया प्रोफाइलैक्सिस। अब प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो बेसिकली हम लोग 2 तरीके से कह सकते हैं, या इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज जनरल प्रोफाइलैक्सिस या जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स। अब ये जनरल और दूसरा को बोलेंगे स्पेसिफिक। जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स या प्रोफाइलैक्सिस जो होता है ये 2 लेवल पे हो सकता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रिवेंटिव मेजर्स में वो है हाइजीन। तो हाइजीन जो है वो 2 लेवल पे हो सकता है। एक तो पर्सनल हाइजीन, खुद का साफ सफाई, और दूसरा जो होगा वो होगा कम्युनिटी बेस्ड या कम्युनिटी हाइजीन। जैसे कि हम लोग जनरली देखते हैं कि जितना भी तरह का बीमारी होता है, जैसे कॉन्टेमिनेटेड फूड से या वेक्टर बॉर्न डिजीजेज जितना है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के थ्रू पैथोजेंस हमारे तक ट्रैवल कर रहे हैं, वो अगर आसपास हमारा साफ सफाई नहीं होगा, कम्युनिटी हाइजीन अगर मेंटेन नहीं होगा, तो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज जो है वो आसानी से ट्रांसमिट होते हैं, आसानी से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक स्प्रेड हो जाते हैं। तो इसलिए अपना तो साफ सफाई रखना यानी कि पर्सनल हाइजीन तो रखना ही है, साथ में कम्युनिटी हाइजीन यानी कि आसपास भी हाइजीन मेंटेन करना होता है। और इसमें एक चीज़ और है, जो इंसान खुद पहले से इन्फेक्टेड है उसको भी आइसोलेट करके रखना इस कम्युनिटी हाइजीन के अंडर आता है। द सेकेंड वन इज स्पेसिफिक प्रोफाइलैक्सिस और स्पेसिफिक प्रिवेंटिव मेजर्स। अब स्पेसिफिक में बेसिकली हम लोग वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन को रखते हैं। वैसे तो हम लोग इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन को अलग से नेक्स्ट कुछ वीडियोस के बाद हम लोग उसका अलग से एक लेक्चर लेके आएंगे, बट इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन जो है ये एक तरह का स्पेसिफिक प्रोफाइलेक्टिक मेथड में आता है वैक्सीनेशन। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि एक्चुअली ये वैक्सीन हमको बचाता कैसे और कितने तरह का वैक्सीन हम लोग, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड जनरेशन वैक्सीन होता क्या। तो एक जनरल जो कॉन्सेप्ट या आइडिया है वैक्सीन को लेकर वो ये है कि वैक्सीन जो होता है वो होता है वीक एंड किल्ड पैथोजेंस। या तो पैथोजन को हम लोग वीक कर देते हैं या उसको किल कर देते हैं, उसके बाद ये हमारा बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, डाला जाता है, और जब ये हमारे बॉडी में आता है तो ये हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। और स्टिमुलेट करके क्या सिंथेसाइज करवाता है, तो दे स्टिमुलेट आवर बॉडी टू सिंथेसाइज एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज बनता कैसे, उसको एक थोड़ा सा हम लोग अलग से एक जनरल आउटलाइन देख लेते हैं कि एक्चुअली एंटीबॉडीज़ बन कैसे रहा है और एंटीबॉडीज़ हमारा इम्यून सिस्टम बनाता कैसे, वो पूरा प्रोसेस क्या है, एक शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं। सपोज
ये स्किन बैरियर है, दिस इज स्किन बैरियर। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मान लेते हैं कि किसी भी माध्यम से हमारा जो स्किन बैरियर है या फर्स्ट लाइन डिफेंस जो है, जो हमारा बॉडी को बाहर आउटसाइड में जो भी पैथोजेंस है जर्म से, उससे बचा रहा है। अब यहाँ सपोज करिए कि यहाँ पे कोई एक ये जर्म था जो कोशिश कर रहा था एंटर करने का हमारे स्किन के अंदर या हमारा बॉडी के अंदर। तो अगर ये स्किन बैरियर किसी तरीके से रप्चर हो जाता है, चोट लगता है या किसी भी माध्यम से, लाइक सांस से या खाने पीने से या कट वुंड, यहाँ पे अगर किसी तरह का जख्म हुआ, कट गया, किसी भी माध्यम से अगर ये पैथोजन हमारा बॉडी में एंटर किया, अब हमारा बॉडी का जो स्किन बैरियर या फर्स्ट लाइन डिफेंस है उसके अंदर कुछ एपीसीज क्या वो होता है? एपीसीज बेसिकली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं एपीसीज। जैसे एग्जांपल मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स एंड बी सेल्स कभी कभी। तो ये मैक्रोफेजेस या एपीसीज या जो भी डेंड्रिटिक सेल्स हैं, ये क्या करते हैं? ये सपोज करिए ये पैथोजन जो है हमारा बॉडी के अंदर पहुंच गया, और ये जो है सेल मैक्रोफेजेस या एंटीजन, कोई भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है, इनका काम होता है ये पैथोजन को जो है वो फैगोसाइटोसिस के थ्रू खा जाते हैं, मतलब इसका सारा बॉडी पार्ट्स को अलग अलग कर दिया, टुकड़ों में तोड़ देता है। और इस पैथोजन के ऊपर, बॉडी के ऊपर एक एंटीजन है, एक तरह का प्रोटीन है। अब ये जो एपीसीज है, ये एपीसीज के पास बेसिकली एक मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम लोग MHC2 के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है? ये जो पैथोजन के ऊपर हमको एंटीजन दिख रहा है, तो पहले तो ये वर्ड जो एंटीजन इस्तेमाल हो रहा है इसको समझते हैं कि ये एंटीजन होता क्या है। एंटीजन एक्चुअली क्या करता है? ये हमारा इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है, ट्रिगर आवर इम्यून सिस्टम। तो कोई भी पार्टिकल जो हमारा इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर दे, एक्टिव कर दे, स्टिमुलेट कर दे, वो बेसिकली एंटीजन है। अब इस पैथोजन के सर पे या पैथोजन के सरफेस पे क्या था? एंटीजन था। पहले तो इस पैथोजन को हमारा एपीसी, जिसमें आ जाता है मैक्रोफेजेस या डेंड्रिटिक सेल्स या समटाइम्स बी सेल्स, तो ये सेल्स जो है इस पैथोजन को मारते हैं, और इसके बॉडी के सरफेस के ऊपर जो एंटीजन था, इस एंटीजन को पकड़ के पूरा बॉडी में घूमता है। इसको एंटीजन को पकड़ता है किसकी मदद से? MHC यानी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 के मदद से। अब ये क्या कर रहा है? MHC2 के मदद से इस एंटीजन को पकड़ा। कौन पकड़ा? APC, मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल्स जो भी हो, ये पकड़ा, और ये सारा टी सेल्स को, WBC का टाइप है, हम लोग जानते हैं टी सेल्स, टी थाइमस से आया है, तो टी सेल्स को बताता है कि ये हमारा दुश्मन है, ये एक एंटीजन है, तो हमारा जो टी सेल्स है वो एक्टिव हो गया। अब ये जो जब ये MHC2 एंटीजन के साथ कंबाइन करके या इसको दिखाता है, तो हमारा बॉडी में ये जो है एक केमिकल रिलीज करता है, इसको इंटरल्यूकिन बोलते हैं। ये इंटरल्यूकिन्स जो है वो हमारे हेल्पर टी सेल्स को एक्टिव कर देते हैं, हेल्पर टी सेल्स। अब हेल्पर टी सेल्स फिर से ज़्यादा इंटरल्यूकिन्स रिलीज करता है, ये एक तरह का केमिकल सिग्नल है, और जो हेल्पर टी सेल है वो एक्टिवेट हो गया है, फिर से बहुत ज़्यादा मात्रा में इंटरल्यूकिन्स रिलीज कर रहा है। तो जब ये इंटरल्यूकिन्स रिलीज करेगा तो हेल्पर टी सेल एक्चुअली बॉस या कमांडर के जैसा काम कर रहा है, और फिर ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिव कर देगा। ये एक अलग तरह का सेल्स है, स्पेशल टाइप का सेल है, जिसको हम लोग CD8+ के नाम से भी जानते हैं। तो दीज आर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। अब ये क्या करता है? अगर मेरा बॉडी में अगर कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल हुआ, तो वायरस इन्फेक्टेड सेल को ये डायरेक्टली मार देता है, तो दे किल वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। अब जैसे ही इंटरल्यूकिन हेल्पर टी सेल्स रिलीज किया, हमारा बी सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो बी सेल एक्चुअली डायरेक्ट एंटीजन को भी पहचानता है, और ये जो इंटरल्यूकिन यानी केमिकल सिग्नल रिलीज कर रहा था हेल्पर टी सेल, उसके कारण भी बी सेल एक्टिवेट हो जाता है। जब बी सेल एक्टिवेट होगा तो बी सेल जो है वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन फिर ये प्लाज्मा सेल जो है वो जिस तरह का एंटीजन है, तो एंटीजन स्पेसिफिक वर्ड है, एंटीजन स्पेसिफिक, जैसा एंटीजन होता है उसके स्पेसिफिक, क्योंकि यहाँ लॉक एंड की मेथड के द्वारा एंटीबॉडी जो है वो बाइंड करेगा एंटीजन के साथ और फिर उसको मारेगा। तो प्लाज्मा सेल जो है वो बनाता है एंटीबॉडी। तो बेसिकली प्लाज्मा सेल जो है हमारा वो एंटीबॉडी का फैक्ट्री है, एंटीबॉडी का फैक्ट्री है। और इस तरीके से एंटीबॉडीज बना। ये एंटीबॉडीज जो होता है वो एंटीजन स्पेसिफिक होता है, क्योंकि जैसा एंटीजन होगा उसी, मतलब जिस तरह का एंटीजन होगा उसी के हिसाब से एंटीबॉडीज बनेगा, और वो एंटीबॉडीज सिर्फ उसी एंटीजन को जाके किल करेगा, मारेगा। अब
लास्ट में कुछ बी सेल्स और टी सेल्स, कुछ बी सेल्स और जो टी हेल्पर सेल्स या टी सेल्स थे, ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाते हैं मेमोरी सेल्स की। यही होते हैं, कुछ मेमोरी सेल्स का काम करते हैं, यानी मेमोराइज करके रखते हैं कि इस तरह का पैथोजन, इस तरह का एंटीजन हमारा बॉडी में पहले आ चुका है। और जब ये मेमोरी सेल्स के पास मेमोरी आ गया तो नेक्स्ट टाइम जब फ्यूचर में कोई एक्चुअल पैथोजन, रियल पैथोजन जब आता है तो ये याद रखता है कि इस तरह का पैथोजन जो है वो हमारा दुश्मन है या हमारे शरीर में हानिकारक है, हार्मफुल है। तो ये फिर मेमोरी सेल्स जो है वो तुरंत फास्ट और स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है, और फिर वो बीमारी हमको नहीं होता है। तो इस वाले प्रिंसिपल पे, मेमोरी सेल वाले प्रिंसिपल पे हमारा वैक्सीनेशन जो है वो वर्क करता है। तो वैक्सीनेशन में भी हम लोग अगर वो एंटीजन जिस बीमारी से हो रहा है, जिस पैथोजन से हमको बीमारी हो रहा है, तो उसका एंटीजन किसी तरीके से हमारा बॉडी में चला जाए तो हमारा टी सेल्स, टी हेल्पर सेल्स, देन बी सेल्स, टी हेल्पर सेल, देन बी सेल एक्टिवेट होगा, एंड देन बी सेल प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होगा, और फिर ये प्लाज्मा सेल जो है वो एंटीबॉडीज बनाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि वैक्सीन जो है बेसिकली वो एक तरह का स्पेसिफिक प्रोफाइलेक्टिक मेथड है। किसी खास तरह का बीमारी के लिए, किसी खास तरह का पैथोजन के लिए वैक्सीन हमारा शरीर में इंजेक्ट किया जाता है या इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो वैक्सीन इज एक्चुअली स्पेसिफिक प्रोफाइलैक्सिस, स्पेसिफिक वन। अब वैक्सीन जो है इसको हम लोग 3 कैटेगरी में ब्रॉडली डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट वन इज फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकेंड वन इज सेकेंड जनरेशन, ऑब्वियसली सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, एंड थर्ड वन इज थर्ड जनरेशन वैक्सीन। जो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन है ये एक्चुअली ऑर्थोडॉक्स मेथड से बनाया हुआ रहता है, ऑर्थोडॉक्स मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। ऑर्थोडॉक्स मेथड क्या है? तो पैथोजन को, जिस भी पैथोजन से हमको डर है कि डिजीज हो सकता है, उस पैथोजन को वीक करके या किल करके हमारा बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। अब क्योंकि वो पैथोजन वीक है तो डिजीज तो काउज नहीं करेगा, या उसको मार के भेजा गया है तो वो तो डिजीज काउज नहीं करेगा, बट उसके सरफेस पे जो एंटीजन है वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर देते हैं, और फिर वो हमारा इम्यून सिस्टम इस प्रोसेस के थ्रू जाता है, बी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स एक्टिवेट होके उस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए एंटीबॉडीज बना के रखता है, और कुछ मेमोरी सेल्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं, जो नेक्स्ट टाइम अगर फ्यूचर में कभी वो पैथोजन हमारा बॉडी में इन रियलिटी अगर वो एंटर करे तो हमारा बॉडी या हमारा इम्यून सिस्टम पहले से ही प्रिपेयर्ड रहता है उसको मारने के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। द सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, जो 2G वैक्सीन बोलेंगे इसको हम लोग, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन जो बेसिकली है, दीज वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अच्छा, ये ऑर्थोडॉक्स मेथड से जो बना हुआ वैक्सीन है, इसका एक एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो इसका एग्जाम्पल है पोलियो वैक्सीन, 2 बूंद जिंदगी की। तो पोलियो वैक्सीन भी 2 तरह का है। हम लोग जब पोलियो के बारे में पढ़ेंगे आगे डिजीज वाले सेक्शन में, तो हम लोग देखेंगे पोलियो वैक्सीन जो है वो भी 2 तरह का, एक में वीक करके पैथोजन को, वायरस को डाला जाता है, और दूसरे में किल करके डाला जाता है। द सेकेंड जनरेशन वैक्सीन इज बेसिकली बेस्ड ऑन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये प्रिपेयर होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से जो वैक्सीन प्रिपेयर किया जा रहा है उसको हम लोग सेकेंड जनरेशन वैक्सीन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है वैक्सीन ऑफ हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। एंड द थर्ड जनरेशन वैक्सीन, सपोज ये कोई पैथोजन है और इसके बॉडी पे ये हमारा एंटीजन है। अब अगर इस तरीके का एंटीजन का कोई एनालॉग, मतलब सिमिलर रिस्पॉन्स क्रिएट करने वाला कोई सिंथेटिक मटेरियल हमारे बॉडी में चला जाए जो कि सिमिलर रिस्पॉन्स क्रिएट करे हमारे इम्यून सिस्टम में, हमारा इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर दे, एंड देन फिर हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसी तरीके के एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बना के रखे, तो इस तरीके का जो सिंथेटिक वैक्सीन है वो हमारा थर्ड जनरेशन वैक्सीन कहलाता है। तो थर्ड जनरेशन वैक्सीन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिंथेटिक वैक्सीन। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज, जब हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स देख लिए तो अब क्योर का बात करें, क्योर करना है तो ट्रीटमेंट वर्ड है हमारे लिए। अब ट्रीटमेंट, जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में देखे कि ट्रीटमेंट बेसिकली 2 तरीके का हो सकता है। एक जो ट्रीटमेंट है वो है सिम्टम बेस्ड, मतलब पैथोजन को तो किल करना ही है, मारना है, उसका ग्रोथ को कंट्रोल करना है, यानी कि दूसरा जो है वो है पैथोजन टारगेटेड ट्रीटमेंट। बट कुछ सिम्टम्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, तो सिम्टम को भी कंट्रोल करना है, सिम्टम को भी ट्रीट करना है, तो 2 तरीके से हो सकता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अगर जो दवा हम लोग, कुछ दवा ऐसा ले रहे हैं जो हमारे सिम्टम्स को रिड्यूस करता है, और कुछ दवा ऐसा होता है जो पैथोजेंस को किल करता है, तो ट्रीटमेंट दो
तरीके से हो सकता है, एक सिस्टम बेस्ड होता है, दूसरा पैथोजन टारगेटेड ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं मलेरिया, तो मलेरिया में हमको फीवर भी देखने को मिलेगा, और एक तो दूसरा प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी के अंदर एंटर किया हुआ है, मजा कर रहा है, तो फीवर को भी ट्रीट करना है, प्लाज्मोडियम को भी किल करना है। तो अगर अगर हम एक दवा ले जिसको हम लोग बोले एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक क्या होता है? एंटीपायरेटिक वैसा ग्रुप ऑफ ड्रग्स या मेडिसिन होता है जो हमारा बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करता है या फीवर को रिड्यूस करता है। तो एंटीपायरेटिक मेडिसिन हमारा को दिया जाएगा पेशेंट को, ताकि फीवर जो है वो कंट्रोल में हो जाए, कम हो जाए। और दूसरा, जैसे प्लाज्मोडियम को ट्रीट करने के लिए, अब अगर सिर्फ एंटीपायरेटिक देंगे तो प्लाज्मोडियम तो किल होगा नहीं, या उसका ग्रोथ को तो रोक नहीं पाएंगे, सिर्फ फीवर डाउन होगा, बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। तो साथ में चलेगा, जैसे सपोज क्विनिन दिए, तो दिस क्विनिन विल एक्ट ऑन दिस प्लाज्मोडियम। तो बेसिकली ट्रीटमेंट यहाँ दो तरीके, एक तो मेरा सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट हुआ कि सिम्टम जो दिख रहा था उसको रिड्यूस किया जाए, एंड दूसरा जो है वो है पैथोजन टारगेटेड, जो एक्चुअल डिजीज काउजिंग एजेंट हमारे बॉडी के अंदर है उसको ट्रीट करना है। तो उसको ट्रीट करने के लिए एक सेपरेट दवा या मेडिसिन का इस्तेमाल किया गया। तो ट्रीटमेंट हम लोग देखे हैं दो तरीके का, एक सिम्टम बेस्ड है और दूसरा पैथोजन टारगेटेड।